नमस्कार। अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो 70th जो इंटरव्यू सेशन है बीपीएससी का, उसको लेकर के हम लोग सेशन चला रहे हैं। और यहाँ पर आपके इंटरव्यू के लिए जो करंट अफेयर्स है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे, जो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी इंटरव्यू में भाग लेने वाले हैं, जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू में एक मुद्दा ऐसा है जिससे बार बार क्वेश्चन आपके सामने जो पैनल है वो पुट करेगा, और वो ये है कि बिहार की स्थिति कैसी है। और इसलिए सभी जो भी एस्पिरेंट्स जो कि अभी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे यहाँ भी, और आगे चल करके करेंगे, जो बीपीएससी का पैनल होगा उसके सामने, उनको जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ करके जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बिहार राज्य का जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, तो जो सोशियो इकोनॉमिक या फिर जो एग्रीकल्चर से लेकर के हमारा जो भी डेवलपमेंट के इश्यूज है उसको क्या करता है, उजागर करता है। और आप देखोगे कि इंटरव्यू में आपको पता होना चाहिए कि एज अ स्टेट बिहार जो है कैसा कर रहा है, बिहार के हर क्षेत्र में उसकी प्रगति कैसी है, बोटलनेक यानी कि कमियां क्या हैं, और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। यानी कि आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है 2024-25 वाला, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान पूर्वक तरीके से पढ़ करके जाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपसे कभी भी बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, बिहार के किसी क्षेत्र को लेकर के सवाल पूछा जाएगा, तो यहां पर आपको इकोनॉमिक सर्वे का हवाला देना पड़ेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या चुनौतियां हैं, कैसे इनको दूर किया जाए। तो आज के इस सेशन में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को ही यहाँ पर देखने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें इकोनॉमिक सर्वे में इस बार के आई थी वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, जहां से हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर आपको ये फैक्ट्स जरूर पता होने चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। तो आज के इस सेशन में हम लोग 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है उसको लेकर के चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन कौन से डेटा को आपको ध्यान में रखना है, कहां से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर अपने जवाब में आप किस तरीके से इन डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग 24-25 का जो स्टेट इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट था उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप उसको भी पढ़ करके जा सकते हैं। तो जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आखिर पिछले सालों के मुकाबले बिहार राज्य ने एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी प्रगति की है, कितना क्या किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर पुट किया, और यहां पर उसने ये बताने का प्रयास किया कि पिछले एक दशक में, लगभग एक दशक में, यानी कि 2011-12 से अगर हम कंपेयर करते हैं 2023-24 के स्टेट इकोनॉमी को, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये जानकारी दी गई है कि 2011-12 के मुकाबले जो 2023-24 आते आते आप देखोगे जो स्टेट की इकोनॉमी है उसका जो साइज है वो लगभग 3.5 टाइम्स क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। यानी कि आपके स्टेट इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई है, और वो कितनी हुई है पिछले एक दशक में, तो लगभग 3.5%। ये डेटा आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आपसे कभी इंटरव्यू पैनल ने बिहार की जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको लेकर के कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट अभी फेस करेंगे इंटरव्यू को, उन्हें ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट डेटा तो जो अप्रोक्सीमेट डेटा है वो तो कम से कम आप जरूर क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो आप देखोगे यहां पर सरकार ने डेटा भी दिया है कि 11-12 में अगर हम स्टेट इकोनॉमी की बात करें तो वो 2.7 लाख करोड़ के आसपास थी, जबकि 23-24 में अगर आप देखोगे तो जो स्टेट की इकोनॉमी का जो आकार है वो कितना हो गया है, 8.54 लाख करोड़। तो काफी इंपॉर्टेंट ये डेटा वो स्टेट इकोनॉमी को लेकर के यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में बिहार की सरकार ने रखा था, और जो आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन करके उभरा है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा अच्छा,
जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, अभी मेंस का भी एग्जाम होगा 71st बीपीएससी के, उसके लिए भी इकोनॉमिक सर्वे काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों लोगों के लिए, चाहे आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं अभी आने वाले समय में, या फिर आप फेस करने वाले हैं इंटरव्यू, दोनों के लिए जो है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप देखोगे कि यहां पर जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहां पर आप देखोगे जीएसडीपी की बात हो रही है। तो अगर हम जीएसडीपी की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि बिहार सरकार ने जो है साफ साफ कहा है कि 2023-24 के लिए जो है जो जीएसडीपी है बिहार सरकार का, वो जो है आप देखोगे 8,54,000 करोड़ के आसपास होने वाला है एट करंट प्राइस। और अगर हम 11-12 के कांस्टेंट प्राइस को देखें तो ये जो है ना 4,64,000 है ना 540। तो अप्रोक्सीमेट आपको ध्यान में रखना है 4,64,000 और अभी यहां पर 8,54,000। तो करंट प्राइस पर जो हमारा जीएसडीपी है उसकी क्या वैल्यू है और कांस्टेंट प्राइस पर क्या वैल्यू, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जरूर इंटरव्यू में ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनकर के उभरेगा अगर आप इस तरह के फैक्ट्स उनके सामने रखते हैं। तो ये बताता है कि आप बिहार की इकोनॉमी को लेकर के कितने सजग हैं, कितनी इनको आपको जानकारी यहां पर है। तो इस बातों को भी आप जरूर यहां पर ध्यान में रखेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो जो बिहार की इकोनॉमी को लेकर के एक अच्छा खासा जो ओवरव्यू है वो दे देता है। अब यहां पर आप देखोगे जो इकोनॉमी में हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है, उसको लेकर के भी डेटा दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। तो डिटेल वाइज थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि बिहार की इकोनॉमी में जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है या फिर टर्सरी सेक्टर, तीनों में से किसका जो है प्रतिशत सबसे ज्यादा है, किसका योगदान जो है वो सबसे ज्यादा है। और आप यहां पर देख सकते हो कि खुद जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि बिहार में भी, पूरे देश की तरह बिहार में भी अगर आप देखोगे जो टर्सरी सेक्टर है, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, है ना, सब लोग जानते हैं सर्विस सेक्टर को ही आम भाषा में हम लोग, जो टर्सरी सेक्टर उसको आम भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्विस सेक्टर। और उसका जो योगदान है आप देखोगे स्टेट की इकोनॉमी में जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो 58% के आसपास है ना, 58% ज्यादा कह सकते हैं क्योंकि जो एग्जैक्ट डेटा है वो क्या है 58.6%। 58.6% आप जरूर अप्रॉक्स याद रखिएगा कि अप्रॉक्स क्या है 58% के अराउंड जो स्टेट इकोनॉमी है उसमें किस सेक्टर का योगदान है, तो अकेला जो आपका टर्सरी यानी कि जो सर्विस सेक्टर है वो जो है यहां पर 58% के आसपास योगदान देता है, कंट्रीब्यूशन देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ये ओवरव्यू लेकर के ही आपको इंटरव्यू में जाना है। अपने स्टेट के इकोनॉमी के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि देखिए बिहार कई मामलों में पिछड़ा स्टेट है और यहां पर आपसे इंटरव्यू में पूरी संभावना है कि आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएं कि बिहार की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी योजना हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा ना कि बिहार की इकोनॉमी का हालत कैसा है, किस किस सेक्टर में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है और कौन से सेक्टर में क्या कमियां हैं और क्या किया जा सकता है उनको दूर करने के लिए। तो इस तरह के सवाल जवाब जो है जरूर इंटरव्यू में होते हुए आपको दिखेंगे। तो यहां पर आप देखोगे टर्सरी सेक्टर 58.6% है, सेकेंडरी सेक्टर जो है जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेकेंडरी सेक्टर का योगदान आप देखोगे 21.5% के आसपास है। और जो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि जिसको हम लोग एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, उसका योगदान जो है स्टेट इकोनॉमी में वो कितना है 19.9%। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो आप बोल सकते हो 58% के आसपास कौन है टर्सरी सेक्टर, देन आफ्टर 21% जो है किसका स्थान है सेकेंडरी सेक्टर का, और टर्सरी सेक्टर जो है लगभग 20% के अराउंड बिहार की इकोनॉमी में अपना योगदान देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपके साथ यहां पर साझा किया है और ये आपको पता भी होगा और पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमी के बारे में आपको जो खबर है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है यहां पर दे देता है। ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का योगदान बिहार की इकोनॉमी में कितना है जरूर आप ध्यान में रख करके जाएंगे। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके,
अब यहां पर अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट को देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट भी यहां पर बिहार सरकार के हुए हैं, उसको भी यहां पे चर्चा की गई है। अब आप देखोगे जैसे है ना, बिहार रजिस्टर्ड द थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ड्यूरिंग 2011 टू 2024। ये एक अचीवमेंट है ना। अचीवमेंट को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि एज ए गवर्नमेंट जो बिहार सरकार है या फिर बिहार किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कि 2011 से 2024 का यहां पर बात की जा रही है, 2024 की यहां पर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस दौरान अगर हम देखा जाए, पूरे देश की ये बात है, अचीवमेंट है ये बिहार की, पूरे देश में अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या बोला जा रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में जो है आप देखोगे तो बिहार ने जो है 7.6% की ग्रोथ हासिल की है, 7.6% की ग्रोथ हासिल की है। और ये एक तरीके से बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसके लिए, बिहार सरकार के लिए। और अगर पूरे देश में देखा जाए तो कहा जा रहा है थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ, यानी कि तीसरे नंबर का राज्य है बिहार, थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ उसने शो किया है किसमें, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में। अच्छा, यहां पर जो है फर्स्ट में कौन है तो उत्तर प्रदेश है, यह भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जिसने लगभग 10 पॉइंट के करीब ग्रोथ रेट दिखाया है। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन है तो कर्नाटक है सेकंड पोजीशन पर, जिसने लगभग 7.7% का ग्रोथ रेट दिखाया है। और थर्ड में है आपका, थर्ड रैंक में कौन है तो आपका बिहार है, जिसने की जो है बस 7.6 यानी कि 0.1% से ही पिछड़ रहे हैं हम लोग, नहीं तो बिहार जो है आप देखोगे दूसरे पोजीशन पर होता। तो जरूर ये अचीवमेंट जो होते हैं ना एज अ स्टेट, हमने जो 10-12 सालों में अचीव किया है, जरूर आप उसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो जैसे आप वहां पर एग्जाम्पल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस तरीके से मान लीजिए सरकार के प्रयासों से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में बिहार ने जो है पूरे देश में तीसरी सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट अचीव की है, उसी तरीके से हम अन्य सेक्टर्स में भी क्या कर सकते हैं, इस ग्रोथ को रिपीट कर सकते हैं, या फिर हम लोग टॉप 10 में या टॉप 3 में या टॉप 5 में आ सकते हैं। पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कि हाँ आपको पता है कि पिछले 10-12 सालों में बिहार ने क्या अचीव किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इकोनॉमिक सर्वे को जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ करके जाइएगा, बिहार राज्य की इकोनॉमी से लेकर के जो बिहार की स्थिति है उस पर आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली क्या कर सकते हैं, अपना उत्तर दे सकते हैं, डेटा के साथ दे सकते हैं। और सामने वाला जो पैनल है वो इससे काफी इंप्रेस होगा कि आपको अपने स्टेट्स के बारे में जो है काफी अच्छे तरीके से क्या है जानकारी है, और खास करके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में क्या है जानकारी है। तो ये सारी बातें जो अचीवमेंट है वो भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया। अब थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफिक होकर के भी देख लेते हैं कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे में कौन कौन सी बातें यहां पर कही गई हैं। जैसे आप देखोगे जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, आप देखिए कि बिहार एक क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी जो है उसके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंस रखती है। तो जो एग्रीकल्चर है वो बिहार के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार के लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर जनता जो है कृषि से जुड़ी हुई है, और बिहार का विकास भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कृषि से जुड़ा हुआ है। आप वहां पर ये कह सकते हो कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर, इसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी आता है, आप देखोगे कि उसका योगदान जो इकोनॉमी में काफी कम है, लगभग 20% के आसपास है। अगर हमें किसानों का भला करना है, अगर हमें किसानों की इनकम को बढ़ाना है, स्टेट की इकोनॉमी को और तेजी से आगे बढ़ाना है, तो आपको प्राइमरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को क्या करना होगा, बढ़ाना ही होगा। तो ये तभी आप ये कह सकते हो जब आपको एग्जैक्ट डेटा पता हो कि आखिर प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बिहार के इकोनॉमी में कितना है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं अभी कि आखिर हमारा जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी है बिहार का, उसमें क्या बात निकल करके सामने आई है। जो आप बातें कहेंगे उसी में आपको कमियां भी नजर आएंगी, और कमियों से ही आप आगे की राह क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप देखोगे यहां पर क्या कहा गया है कि राइस इन खरीफ एंड वीट इन रबी कॉन्स्टिट्यूट अ प्राइमरी क्रॉप साइकिल इन बिहार। बिल्कुल सबको पता है, अगर हम क्रॉप साइकिल की बात करें तो खरीफ में अगर देखोगे राइस की खेती बिहार में बहुत ज्यादा होती है,
और रवि के सीजन में आप देखोगे हम गेहूं को बोते हैं, वीट की खेती हमारा सबसे ज्यादा किया जाता है। तो प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट साइकिल है, फसल चक्र है, क्रॉप साइकिल है, उसमें आप देखोगे रबी और खरीफ में खरीफ में राइस और रबी में हम लोग क्या करते हैं, वीट की बुआई करते हैं। अब आप देखोगे इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो है यहाँ पर साझा किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। और ये डेटा क्या कह रहा है कि 2022-23, 23-24 के बीच में, है ना, वन फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, फॉर एक फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे कि राइस और वीट का जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी देखते हुए आपको दिखेगा। तो क्या कहा गया है कि जो राइस का प्रोडक्शन है ना, राइस एंड वीट प्रोडक्शन हैव इंक्रीज बाय 21%, यानी कि आप देखोगे राइस के प्रोडक्शन में 21% की बढ़ोतरी हुई है वन फाइनेंशियल ईयर में, जबकि वीट के प्रोडक्शन में आप देखोगे बिहार में 10.7% का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आप बिहार के एग्रीकल्चर से अगर आपसे सवाल पूछा गया तो बिहार के एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है, पिछले दिनों कैसे हमने क्या किया है, इसमें इंक्रीमेंट किया है, इंप्रूव किया है, वो बात आपको पता होनी चाहिए। तो सिर्फ ये बोल देने से कि हाँ हमारे राज्य में एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको ये बताना होगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका डेटा ये कहता है कि पिछले सालों में अगर एक साल की हम लोग बात करें 22-23 से कंपेयर करें 23-24 को, तो वीट और राइस का जो प्रोडक्शन है उसमें अच्छा डबल डिजिट का आप क्या देख रहे हो, है ना, इसमें इंप्रूवमेंट देख रहे हो, 10.7 है और यहाँ पर 21% है। बिल्कुल इस डेटा को आपको क्या करना है, देख करके जाना है, पता होना चाहिए कि आपके एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी का क्या रोल है, किसमें, आपके स्टेट की इकोनॉमी में, है ना। यहां पर आप देखोगे मेज प्रोडक्शन को भी लेके, मक्का का जो खेती होता है बिहार में वो भी एक प्रमुख फसल है बिहार की, और यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि मक्का में आप देखोगे 66.6% का ग्रोथ दिखाया जा रहा है। तो सीधी सीधी बात है 2020-21 को कंपेयर किया जा रहा है 23-24, यानी कि पिछले दो सालों का यहाँ पर क्या है, डेटा है, और कहा जा रहा है कि मक्का में तो अच्छा खासा आप देखोगे बिहार में क्या उत्पादन बढ़ा है और वो 66% के करीब हो चुका है बढ़ करके, मतलब उसमें 66% का ग्रोथ देखा गया है। तो कहने का मतलब है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और अच्छे प्रयास अगर किए जाएं तो चाहे वीट का प्रोडक्शन हो, चाहे राइस का प्रोडक्शन हो, चाहे मक्के की खेती हो, बिहार में सभी में इंक्रीमेंट लाया जा सकता है, बढ़ोतरी की जा सकती है, जो कि डेटा वाइज भी आपको दिख रहा है। तो आपसे आगे की राह पूछी जा सकती है कि और क्या किया जाना चाहिए, है ना। तो जो भी बोटलनेक है खेती के मामले में बिहार के, उसका उल्लेख करते हुए आप यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था अगर ठीक कर दी जाए, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की व्यवस्था ठीक कर दी जाए, किसानों को अगर सही एमएसपी मिले, तो हो सकता है कि हम जो मेज और राइस का प्रोडक्शन है या फिर वीट का प्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी बोटलनेक है हमारे राज्य में उसकी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। खैर, तो आपको डेटा पता होना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब अगर हम खेती की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने यहाँ पर रख रहा है, उस पर भी हम लोग यहाँ पर जरूर बातें करेंगे। तो जैसे आप देखोगे यहां पर हॉर्टिकल्चर का जिक्र किया गया, बागवानी। तो देखिए किसानों की जो आय बढ़ानी है तो आपको बागवानी को भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। वीट, राइस, मेज ट्रेडिशनल हमारे एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स हैं, आप देखोगे उसकी खेती करने से ज्यादा फायदा किसानों को होता हुआ दिखता नहीं है। तो आप देखोगे कि हाँ इनका प्रोडक्शन के साथ साथ, इनकी खेती के साथ साथ हमें क्या करना है, हॉर्टिकल्चर को भी क्या करना है, बढ़ावा देना है। और साफ साफ आप देखोगे कि यहाँ पर बिहार सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा है कि जो मैंगो प्रोडक्शन है, टोटल मैंगो प्रोडक्शन है, वो भी पिछले सालों में क्या है, लगभग 10% के दर से क्या हुआ है, बढ़ा है। तो आप देखोगे हॉर्टिकल्चर में ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आमों का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लीची के प्रोडक्शन में भी आप देखोगे एक्सपेंशन हुआ है। कहा जा रहा है कि जो कल्टीवेशन एरिया है ना लीची का, वो लगभग क्या है 6% में क्या है उसको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एरिया ऑफ लीची ऑर्चिड्स हैव इंक्रीज बाय 6%।
तो चाहे बागवानी में आप देखोगे बिहार क्या कर रहा है, धीरे धीरे और भी तेजी से आगे बढ़ा। तो आम और लीची ये बिहार के आप देखोगे बागवानी की प्रमुख फसलें हैं, है ना। तो आप देखोगे कि मैंगो का प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है, लीची के कल्टीवेशन एरिया को भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि लीची का प्रोडक्शन भी क्या है बिहार में अच्छा खासा तेजी से बढ़े। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी जो है वो आप जरूर जो है ध्यान में रख करके जाएंगे, डेटा याद रखेंगे, एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, आपको याद रहेगा, अप्रोक्सीमेट जरूर याद रहेगा, और आप वहां पर कॉन्फिडेंटली क्या कर पाएंगे, खेती से जुड़े हुए जो क्वेश्चन अगर आपके सामने पुट किए जाते हैं या इकोनॉमी जुड़े हुए पुट किए जाते हैं तो आप अच्छा से क्या कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि मैंने आपको एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी के बारे में भी आपको बता दिया। तो अगर हम बागवानी की बात करें उसमें बढ़ोतरी कर रहा है बिहार, परसेंटेज वगैरह देख लीजिएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे तो एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट किसानों के लिए एरिया होता है और वो होता है लाइव स्टॉक, मतलब पशुधन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप देखोगे पशुओं का एक बहुत बड़ा रोल है किसान की आय को बढ़ाने में, है ना। तो बिहार सरकार लगातार आप देखोगे जो पशुधन है यानी कि लाइव स्टॉक है और जो फिशरीज है यानी कि जो मत्स्य पालन है उसको क्या कर रही है, इंक्रीज करने का प्रयास कर रही है लगातार आप देखोगे। और यहां पर डेटा दिया गया है कि बिहार में जो है, अगर आप देखोगे बिहार में जो है जो लाइव स्टॉक और फिशरीज है यानी कि जो पशुधन है और जो मत्स्य पालन है वो जो है लगभग, है ना, लगभग 9.5% यानी कि लगभग 9%, 9.5% की दर से क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात है, ठीक है ना। तो बिहार गवर्नमेंट लगातार क्या कर रही है, देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में जो है पशुधन को यानी कि फिशरीज को, ये लाइव स्टॉक को या फिर मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। तो यहां पर आप देखोगे कि सरकार ने कहा है कि उन्होंने जो है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लागू की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्रीकल्चरल, क्या बोला जा रहा है, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, नाम याद रखिएगा। इस तरह के नाम इंटरव्यू में जरूर आपको लेने चाहिए, अगर आपको पता होगा तभी आप इस तरह के नाम यूज कर सकते हैं। तो बिहार सरकार लगातार क्या कर रही है, कुछ फसलों के प्रोडक्शन को बिहार में बढ़ाना चाहती ताकि उनका एक्सपोर्ट वगैरह भी बढ़ाया जा सके। और इसके लिए बिहार सरकार ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। और यहां पर 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें बिहार सरकार इन्वेस्टमेंट लाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी, जिससे कि उनके प्रोडक्शन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अब आप देखोगे जो 7 प्रोडक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। वो 7 प्रोडक्ट्स क्या क्या है, मखाना, बिल्कुल मखाना में आप देखोगे बिहार के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, मखाना बोर्ड भी बनाया गया है। और मखाना से जुड़े हुए जो एरियाज हैं, के उत्पादन से जुड़े जो एरिया हैं और वहां पर जो किसान और लोग जो जुड़े हुए हैं, अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो उनका भला हो पाएगा, उनके इनकम को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और आज हम सिर्फ एक प्रोडक्शन स्टेट बन करके रह गए हैं, किसका, मखाना का। हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन आप देखोगे विदेशों में जो एक्सपोर्ट होता है या फिर जो उसकी मार्केटिंग होती है देश के अंदर, उसमें बिहार काफी पीछे है, क्योंकि हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन जो कंपनियां जो है बाहर ले जाकर के इस माल को क्या कर रही हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग करके इसको बेच रही है, फायदा भी वही कमा रही है, हमारे किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है। अगर बिहार में मखाना के ऊपर क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट लाया जाए और बिहार में ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे किसानों को अच्छी आय भी होगी, पैसा मिलेगा और बिहार से इसका एक्सपोर्ट होगा अन्य राज्यों में भी और विदेशों में भी। तो बिहार सरकार को भी इससे इनकम होगा, हमारे देश का भी, हमारे राज्य का क्या होगा, विकास भी होगा। तो मखाना है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मेज है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं और हनी और टी है। यहां पर आप देखोगे हनी एंड टी, इनमें जो है बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि बिहार में इनके प्रोडक्शन को हम हाईएस्ट लेवल तक ले जा सके और अच्छा खासा किसानों को क्या मिल जाए, फायदा मिल जाए। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इकोनॉमिक सर्वे में जो आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए। ओके, चलो अब देखोगे जो मत्स्य पालन है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बिहार ने काफी प्रगति की है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो सरकार की जो अचीवमेंट है, जो हमने अचीव किया है,
उसको जरूर आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम मत्स्य पालन की बात करें, है ना, तो आप देखोगे कि इसको लेकर के पीआईबी में भी एक डेटा आया था, न्यूज आया था, जो मैंने आपके साथ यहां पर शेयर कर दिया है और आपको ध्यान में रखना है। अब वो क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ, एक रिपोर्ट बता रही है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अथक प्रयासों के कारण आप देखोगे कि जो फिश प्रोडक्शन है बिहार में वो इंक्रीज हो रहा है। और डेटा यहां पर दिया गया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि 2014-15 में, इस डेटा को आप लोग जरूर लिख भी लेंगे, है ना, पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगा। 2014-15 में अगर आप देखोगे तो बिहार एज अ स्टेट मात्र जो है 4.79 लाख मैट्रिक टन जो मछली था उसका उत्पादन करते। इनलैंड मछलियों की बात हो रही है, समुद्र हमारे राज्य में थोड़ी है, इनलैंड मछलियों की, पोखर से तालाबों से जो मछलियां, तो आप देखोगे कि 4.79 है ना मैट्रिक टन, 4 कितना है 79। आप इसको अप्रोक्सीमेट भी रख सकते हैं, लगभग आप 4.5 या 4.7 भी याद रखिए, चला जाएगा। तो 4.79 लाख मैट्रिक टन जो है क्या होगा, मछली का उत्पादन होता था। और 23-24 में अगर देखा जाए, 23-24 में अगर देखा जाए, है ना, तो 8.73 लाख मैट्रिक टन, 8.73 लाख मैट्रिक टन बढ़कर के ये क्या हो गया है, प्रोडक्शन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना, अब जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए भी और जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए भी। तो आप देखोगे 14-15 से 23-24 यानी कि 5-7-8 सालों में अगर आप देखोगे तो डबल के करीब कर दिया है क्या, मछली के उत्पादन को। और यहां पर आप देखोगे कि क्या है, रजिस्टर अ डिकेडल ग्रोथ ऑफ 81.98% यानी कि लगभग 80% से ज्यादा का यहां पर आप देखोगे कि 10 सालों में बढ़ोतरी जो है यहां पर देखी गई है। सीधी सीधी बात है, 4.79 और यहां पर कितना है 8.73, तो सीधा डबल से भी ज्यादा, है ना। तो एक डिकेड की यहां पर बात की जा रही है कि एक डिकेड, थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो प्रोडक्शन तो और कम ही था ना। अगर एक डिकेड की बात की जाए तो अगर हम थोड़ा सा 1-2 साल और पीछे जाएंगे तो प्रोडक्शन और कम ही था। तो इसके था तो 81% यानी कि 80% से ज्यादा का वृद्धि 10 सालों में जो है फिश के प्रोडक्शन में जो है देखा गया है बिहार के अंदर। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए भी है क्योंकि आप देखोगे बिहार पूरे देश में मछलियों के उत्पादन में जो है चौथा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। तो फिश प्रोडक्शन स्टेट जो है हमारे देश में, उसमें जो है आप देखोगे कि बिहार की रैंक जो है अभी कितनी आई है, चौथी आई है। और यह लगातार बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ सकता है। जबकि आप देखोगे 14-15 में जो बिहार था वो 9वें स्थान पर था, है ना। बिहार क्या था, 9वें स्थान पर। तो 14-15 में बिहार 9वें स्थान पर था। और यहां पर अभी जो चल रहा है 23-24 का डेटा है उसके अनुसार बिहार जो है वो कहां पर है, चौथे पोजीशन पर है। तो ये तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, आप अचीवमेंट है बिहार सरकार की, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। और इंटरव्यू में भी जब आपसे पूछा जाए कि हाँ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी को हम किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, किसानों की आय को हम किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, या फिर बिहार में खेती के अलावा और किन चीजों को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसमें आप मत्स्य जो मछली पालन है उसका जरूर आप एग्जाम्पल दीजिए। फिशरीज में जो अचीवमेंट हुआ है उसके कारण जो किसानों की आय बढ़ी है, राज्य की जो आय बढ़ी है, इस सब का आप यहां पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आपको मिल जाता है, ठीक है ना, ये चीजें। तो यहां पर यह भी कहा जा रहा है, आप देखोगे कि बिहार जो है क्या कर रहा है, मछलियों का एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो क्या कहा जा रहा है कि 23-24 में बिहार जो है 38.38 थाउजेंड मैट्रिक टन फिश को उसने क्या किया है, अपने नेबर स्टेट्स में क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। तो इससे बिहार को भी क्या मिल रहा है, पैसा मिलेगा। जो मत्स्य पालन में लगे हुए जो किसान हैं उनको भी पैसा मिलेगा। और बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की चीजों को प्रमोट किया जाए। तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, वहां जब सवाल आपके सामने पुट कर दिया जाएगा तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा उठा करके आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा, ज्यादा सही उत्तर जो है आप क्या कर सकते हैं वहां पर दे सकते हैं। आपको एग्जैक्ट डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट भी अगर आप वहां पर बातें करते हैं तो वो समझ जाएगा कि आपने जो है इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया, स्टडी किया है।
तो कम से कम आप जरूर जो है क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बातें कही गई हैं कहां पर, इकोनॉमिक सर्वे में, उसको आप लोग क्या करेंगे, जरूर यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में हमने एग्रीकल्चर वाले पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा सा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्री है, उसके बारे में भी ओवरव्यू दिया गया है। हम लोग बार बार ये कहते हैं कि बिहार में जो है इंडस्ट्री नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। तो एक तो इसका पहले आपको सिनारियो पता होना चाहिए कि बिहार में क्या सही में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो कितना आ रहा है, और इसको कैसे हम क्या कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है वो साफ साफ बताता है कि आखिर बिहार में जो मीडियम स्केल के इंडस्ट्री है, माइक्रो स्केल की इंडस्ट्री है, हेवी इंडस्ट्री है, उनमें बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है, उनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो साफ साफ यहां पर कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो एमएसएमई की हम लोग बात कर रहे हैं, और एमएसएमई में भी हम बात करें किसकी, माइक्रो इंटरप्राइजेस की, माइक्रो इंटरप्राइजेस की। तो जब माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात हो रही है तो आप देखोगे यहां पर कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है छोटे कुटीर उद्योगों में, छोटे छोटे उद्योगों में, माइक्रो इंटरप्राइजेस में 135% क्या है, बढ़ा है ना, है ना। और इनमें जो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसमें 107% की क्या हुई है, बढ़ोतरी। यानी कि अगर हम बात करते हैं राज्य में इन्वेस्टमेंट की, तो माइक्रो जो इंटरप्राइजेज हैं, लघु उद्योग हैं, उनमें अगर आप देखोगे कि बिहार में इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा है, और ये लगभग 135% पिछले सालों के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। और आप सभी जानते हैं ना कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं और जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई जिसको हम लोग बोलते हैं, यही तो वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर के अलावा क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रो इंटरप्राइजेज में जो इन्वेस्टमेंट है वो 135% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण इसमें जो इंप्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है उसमें भी क्या है, 107% का इंक्रीमेंट दिखा रहा है। तो एक ओवरव्यू आपको मिला कि हाँ ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइजेज में अच्छा खासा क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसके कारण लोगों को यहां पर क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लार्ज स्केल में, लार्ज इंडस्ट्री में अगर कहा जा रहा है कि उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है 131%। और इसके कारण जो आप देखोगे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, है ना, लार्ज इंडस्ट्री में जो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी बिहार में, उसमें भी आप देखोगे 187% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट। तो पहले तो हमारे राज्य में इंडस्ट्री थी ही नहीं, ऑब्वियसली ये तो इंक्रीमेंट जो 187% या 107% आपको दिख रहा है वो क्यों है, क्योंकि अब तो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ है, अब तो इंडस्ट्री वहां पर बैठने लगी है। ऑब्वियसली पहले तो बहुत कम था, तो जो इंक्रीमेंट है वो काफी बड़ा दिख रहा है ना, सीधी सीधी बात है। तो एक ओवरव्यू तो आपको मिल गया कि हमारे एमएसएमई में और खास करके माइक्रो इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और लार्ज स्केल यूनिट्स में भी आप देखोगे इन्वेस्टमेंट क्या है, बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है आप देखोगे कि जो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी इंडस्ट्री में, सेकेंडरी सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, उसमें भी आप देखोगे कि थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। तो ये सारे डेटा आपको पता होना चाहिए। माइनिंग सेक्टर जो है बिहार में वो 9% की दर से क्या हुआ है, बढ़ा है। तो बिहार में माइनिंग की जो भी छोटी मोटी संभावनाएं हैं वहां पर आप देखोगे कि बढ़ोतरी होते हुई दिख रही है। तो देखो, बिहार के विकास के लिए आपको हर जगह जो है क्या करना होगा, है ना, इन्वेस्टमेंट को यहां पर आपको लाना होगा। तो ये था हाल, इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि आखिर बिहार में इन्वेस्टमेंट का क्या हाल है। माइक्रो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और लार्ज इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। उसी तरीके से आप देखोगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के भी यहां पर क्या की जा रही है, चर्चा की जा रही है। और क्या कहा जा रहा है कि रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी क्या कहा जा रहा है कि बिहार में अगर आप देखोगे 2005 से लेकर के 2025 के बीच में, 2005 से लेकर के 2025 के बीच में जो रोड्स हैं आप देखोगे कि 5 में ये कहा जा रहा है कि 835 किलोमीटर से बढ़ करके 1.17 लाख किलोमीटर हो चुका है ना, बिहार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2005 टू 2025
बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ये आंकड़ा है, ठीक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रूरल जो रोड्स है, रूरल एरिया में जो रोड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रूरल गांव में जो क्या है रोड्स हैं उसकी बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि गांव में जो रोड्स हैं, पेव रोड्स मतलब जो ढलैया वाले हमारे रोड्स होते हैं, उनमें आप बढ़ोतरी कितनी हुई है, 835 किलोमीटर से ये बढ़ के कितने हो गए, 1,17,000 1.17 लाख किलोमीटर, कई गुना की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और डेटा जरूर आपको क्या है पता होना चाहिए। यहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बताता है कि राज्य का विकास किस तरीके से हो रहा है, सड़कों का विकास बताता है कि राज्य का विकास किस तरीके से हो रहा है। तो यहां पर क्या है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसमें भी अगर आप देखोगे तो कहा जा रहा है ना, कि 22% की वृद्धि देखी गई है 2021-22 से 22-23 के बीच में, 22-23 के बीच में, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो हैं आपको ध्यान में रखना है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर में हमने वृद्धि देखी थी वो लार्जली जो है आप देखोगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो वृद्धि है उसके कारण देखने को मिल रही है, ये इकोनॉमिक सर्वे साफ साफ कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की स्पेसिफिक, अगर आप सेकेंडरी सेक्टर की स्पेसिफिक बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर का जो योगदान था 21% के आज, उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का, काफी रोड बनाए गए हैं। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो क्या है, इसमें दूसरे नंबर पर है। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान रखना है। सेकेंडरी सेक्टर का जो भी योगदान है स्टेट की इकोनॉमी में, उस सेकेंडरी सेक्टर में जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, उस सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का जो ग्रोथ है वो क्या है, सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और उसमें जो है फिर उसके सेकंड पोजीशन पर कौन आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे इतनी सारी बातें जो है यहां पर जरूर आपको बता रहा है, जो कि आपको ध्यान में है ना रखना है। ओके, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अभी बहुत सारी और बातें हैं जो इसके दूसरे पार्ट का जो वीडियो आएगा इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, आपको देखने में आसानी हो, इसलिए ये फर्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक सर्वे का। जो कल हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे उसमें इकोनॉमिक सर्वे का जो सेकंड पार्ट है और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और कोशिश करूंगा कि अगर वो वीडियो लंबा ना हुआ तो मैं आपको बजट की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको वहां पर बताऊंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि आपको इंटरव्यू में जाने से पहले क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। ये पार्ट 1 है इकोनॉमिक सर्वे का। इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 हम लोग कल देखेंगे, और उसके बाद हम लोग बजट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर जो इस बार का जो बजट था उसमें क्या क्या बातें जो हैं कही गई हैं, किसके द्वारा, क्या 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 कहां एलोकेशन क्या क्या किया गया है। हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे वहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो आशा करता हूं कि आपको इससे जरूर फायदा मिल रहा होगा, एक गाइडेंस मिल रहा होगा कि कैसे तैयारी करनी है इंटरव्यू की, क्या क्या हमें डाटा देख करके जाना है। तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली इन सभी को पढ़िए। आप ऑलरेडी 2 चरण पार कर चुके हैं तो आपको पता भी होगा, बस थोड़ा सा एक तरीके से उसको एक बार कॉन्फिडेंटली पढ़ करके आपको इंटरव्यू में जाने की क्या है आवश्यकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।